डाला था ग्रुप पे। हाँ तो वो बोला होगा हाँ। क्योंकि वो सेम एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग होंगे, इसके लिए बोला होगा कि मतलब बीड के ग्रुप में। कौन से ग्रुप में? बीड के। तो किसी भी ग्रुप में नहीं डाला होगा। अगर एक ग्रुप में डालूंगी तो सब में डालूंगी बेटा। क्लास में बोला होगा ना कि असाइनमेंट 3 के प्रॉब्लम नहीं बने होंगे तो वही करने हैं, बोला होगा। हाँ वो बोला था, वो तो किया बस है। और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आई टॉट यू टिल वेपर डेंसिटी, बट आई रिमेम्बर कि आपके लेक्चर में वेपर डेंसिटी बस सिखा के हो गया था, फिर मैं लास्ट लेक्चर कोई प्रॉब्लम नहीं कर पाई थी वेपर डेंसिटी का। या किया आपके साथ प्रॉब्लम? बता मुझे। I was able to solve problems or I was not able to solve problems? Somebody will talk. No, ma'am, you didn't solve problems. I just derived no vapor density का derivation दिया होगा मैंने आपको, and that's it maybe, है ना? तो अभी वेपर डेंसिटी के एक दो प्रॉब्लम्स करवाती हूँ और आज का मेन रहेगा वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज स्टोइशियोमेट्री। हम स्टोइशियोमेट्री से स्टार्ट करेंगे। तो हम कहाँ पे है? आई टॉट यू व्हाट इज वेपर डेंसिटी। अगर किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो इट इज नथिंग बट अ रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ दैट गैस विद डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ये प्रूव किया। And which is nothing but density के जगह पे हम molar mass of gas upon हाइड्रोजन लेके सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक हम है। तो एक दो प्रॉब्लम करवाती हूँ and I go ahead with this. So just solve. मैम। हाँ बोलो बेटा। मैम आपने मॉड्यूल में से क्वेश्चंस दिए थे सॉल्व करने को। हाँ ठीक है ना बेटा, अभी ये सॉल्व करो। तो वो कब डिस्कस होंगे? अगले लेक्चर में? करती हूँ। Let us start learning something. I will do the dance. ओके मैम। तो बस आप So couple of problems I have given you on vapor density. Please try solving them. We go ahead. We'll keep some time at the end of the lecture to discuss your doubts.
first problem, how do we solve vapor density of SO2 with respect to O2? We just simply take the ratio of molecular mass. तो SO2 का molecular mass कितना है? Sulfur is 32, 2 oxygen 32, 64 upon 32. So vapor density is 2 here. The next question, we need to calculate vapor density of air. So vapor density of air के लिए आपको Ma'am, your voice is not clear. My voice is not clear for everybody बेटा. No, ma'am. हाँ, तो जिसको वॉइस नहीं क्लियर ऐसे इंडिविजुअल होता है ना, अपने अपने वाईफाई कनेक्शन का प्रॉब्लम होता है ये. Yes, ma'am. Yes. बाकी सबको सुनाई दे रहा है, किसी एक को नहीं सुनाई दे रहा है, किसी एक को ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है. इसका मतलब है आपका इंटरनेट कनेक्शन ठीक हो गया है. So first is बेटा switch off your audios. ये audios on करके कौन बैठा है? राहुल, please mute yourself. So I'm going ahead now. Okay, ma'am. तो यहाँ पे vapor density of air जो है, I need to calculate average molecular mass of air. तो जो एवरेज मास का फॉर्मूला बताया था वैसे ही करना है. तो परसेंटेज 80 इंटू नाइट्रोजन का मास प्लस परसेंटेज 20 इंटू ऑक्सीजन का मास अपॉन 100. दिस इज गोइंग टू गिव मी द एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर व्हिच इज 28.8. और बस ये आने के बाद आई जस्ट नीड टू कैलकुलेट vapor density. So my vapor density will be 28.8 upon 2 and the answer will be 14.2. So I'm very sure everybody is through in these two problems. Ma'am, 14. Ma'am, 14.4 रहेगा ना? 14.4. ये हो जाएगा 14.4. तो ये दो प्रॉब्लम सबके हो गए. First problem, tell me कि क्या आंसर आ रहा है? So to solve this problem, you need molecular formula of the gas. जब तक ये नाइट्रोजन ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं आता, you can't solve. So get the molecular formula first. So there is various ways to get molecular formula here.
मैम थर्ड का आंसर 1.44 आ रहा है वेपर डेंसिटी। 1.44 नहीं आएगा वेपर डेंसिटी, रॉन्ग आंसर। मैम 3.1। 3.1 आ गया, इसमें भी कुछ गड़बड़ी किया। तो ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है आपकी बता? मॉलिक्यूलर मास ऑक्साइड का क्या है आपके, जो भी आंसर दे रहा है उसके? बोलिए। You are not calculating the oxide का formula. How are you giving me answers then? NO2 आया मैम। हाँ, तो NO2 आया, but with respect to नाइट्रोजन बोला है, तो 1.44 आंसर कैसे आया आपको? NO2 फॉर्मूला कैसे आ सकता है? वेरियस वेज देखो, आपको नाइट्रोजन का परसेंट दिया है 30.4, तो आपको इससे ऑक्सीजन का परसेंट आ जाएगा। ऑक्सीजन विल बी 69.6. Right, once I have percent, I can get atomic ratio. So it is 30.4 upon 14 and 69.6 upon 60. और ये एटॉमिक रेशियो से हम सिंपल रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला रहेगा। So this is and my simple ratio will be this. So meaning is, actually I get an empirical formula here. The simple ratio is always your empirical formula. So what is the empirical formula coming here? Is NO2. Is it clear कि ये empirical formula जो आ रहा है ये NO2 है? Is the empirical formula NO2 clear to you? Yes ma'am. I don't know why somebody is, disturbing the class unnecessarily. I can clearly see some students switching on the audio. If I see again anyone doing that, I'm just removing out of the class to you. I'll block you from entering the class if I hear any noise after this. So I get this empirical formula. What is the molecular formula? Same. Why I say so? Because there is clear. See, whoever is doing that, please understand this meeting is getting recorded and it doesn't take us any time to find you out. Don't think that I can't find you out. Only the thing is, बाकी सब लोगों का time waste होगा. ये online session चल रहा है, right up to your address we can find it out. So stop doing this nonsense, whoever is doing it. Get back to empirical formula हो गया. अभी empirical formula की molecular formula कैसे जाना है? यहाँ पे hint दिया है कि one molecule of this oxide contains one nitrogen atom. तो इस empirical formula में एक ही नाइट्रोजन आटम है. इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो एक नाइट्रोजन आटम है empirical formula में, यही इसका क्या है? Molecular formula. The same. Hello. The molecular formula of the gas. Is that clear to you?
अभी बस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया, तो वेपर डेंसिटी कैसे करेंगे हम? वेपर डेंसिटी के फॉर्मूला में आई नीड मॉलिक्यूलर मास ऑफ NO2 और कहा है विथ रिस्पेक्ट टू How is it, ma'am? नाइट्रोजन. So molecular mass of nitrogen, molecular mass of NO2 How is upon it, ma'am? molecular mass of nitrogen. So 46 upon nitrogen is 28. So how much will be the mass? कितना आ जाएगा वेपर डेंसिटी? 1.6. So vapor density is going to come 1.6. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Is that clear? ये प्रॉब्लम हो गया. Your voice is not clear, ma'am. My voice is not clear to everybody or only to you? No, ma'am, it is clear. It is clear, right? तो आपका इंडिविजुअल इशू है बेटा. ये रेनी सीजन में ऐसे इश्यूज होते रहते हैं. तो वॉइस कभी ऊपर नीचे होगा, कभी आपको आपका वीडियो लैग होता है ऐसे दिखेगा. इज द होल रीजन दैट आई एम शेयरिंग विथ यू वीडियो. सेशन के बाद वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं, राइट? उसका रीजन वही है. So I'm going ahead now. What next I'm doing? So ये Ma'am, can we find the minimum mass by percent composition, because we are given So there are that so many ways. There are so many ways to find here in this problem. आपका molecular formula. Instead of this method that I used, you can go for minimum molecular mass. Molecule because में it is direct. दिया है. So there are various ways to reach till this. Not one way. बहुत सारे वे है यहाँ तक आने के. And then you can get the answer. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So I'm going ahead and we start something important now. Very important discussion. पूरा मोल concept अब तक जिस चीज के लिए आपको सिखाया गया है, I am discussing that with you, and that is stoichiometry. So we start understanding stoichiometry. So let me explain you what is stoichiometry. Stoichiometry होता है those calculations which are reaction based. मीनिंग क्या है? देखो, हम मोल कंसेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं, या मोल कंसेप्ट में हमने जो भी कैलकुलेशंस पढ़े उसका यूज क्या है, ये समझते हैं. व्हाई, वेयर आर वी गोइंग टू यूज दीज formulas or calculations that we have learned in mole concept, basically to carry out a chemical reaction. जब भी आप केमिस्ट्री लैब में जाओगे और आप कोई केमिकल रिएक्शन कैरी आउट करोगे, so when you want to carry out any chemical reaction, at that time जब भी केमिकल रिएक्शन आपको कैरी आउट करनी है, तभी हम कुछ रिएक्टेंट लेते हैं और कुछ प्रोडक्ट बनता है. तो जो रिएक्टेंट हम लेते हैं, in that how much reactant we need to take so that the reactant is totally consumed in the product process.
या कितना रिएक्टेंट लेने के बाद कितना प्रोडक्ट बनता है, ये जो कैलकुलेशंस हमको रिएक्शन सेटअप करने से पहले करने होते हैं, these are done in stoichiometry. So stoichiometry is setting up a chemical reaction and doing some calculations for that, which are mole concept calculations. So I'll give you example and make you understand what kind of calculations we can do and what all the things we can understand by doing those calculations. By taking a very simple example, I'm taking a reaction combustion of methane. तो combustion क्या होता है? Combustion में हम जो भी हाइड्रोकार्बन है उसको excess of oxygen करते हैं. We are heating the hydrocarbon with excess of oxygen, and the product is CO2 and water. So I've given you a balanced chemical equation for combustion of methane. अभी देखो, हम जब भी बैलेंसिंग करते हैं तो कुछ कोएफिशिएंट्स आ जाते हैं. There is 1 here, there is 2 here, again there is 1 and there is 2 here. इनको कहते हैं stoichiometric coefficients. ये जो बैलेंसिंग के कोएफिशिएंट्स है, they are called as stoichiometric coefficients. And these stoichiometric coefficients are nothing but mole ratio. They are nothing but mole ratio. Meaning is, if I want to set up this reaction, methane is 1 mole, then to make 1 mole of methane completely react, I need 2 mole of oxygen. Now this doesn't mean हमेशा methane 1 mole ही होना चाहिए और oxygen 2 mole ही होना चाहिए. This means they should be in this molar ratio. अगर मीथेन आपका 10 मोल होगा तो उसको कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए आपको ऑक्सीजन के मोल 20 लेने हैं. आपको मीथेन और ऑक्सीजन का ये मोलार रेशियो मेंटेन करना है. और अगर आप इस रेशियो में रिएक्शन स्टार्ट करते हो तो आपके दोनों रिएक्टेंट इस रेशियो में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे, and the product that you get will be 1 mole of CO2 and 2 moles of water. So this information that I get is from a balanced chemical reaction. Balanced chemical reaction में जो stoichiometric coefficients होते हैं, they are same as moles. एक बार हमको मोल्स का रेशियो मिल गया तो लॉट वी कैन टॉक अबाउट इट. I can also get a mass ratio. Hello ma'am. Means 16 grams of methane. Hello ma'am. So I can start reaction with 16 grams of methane, and for 16 grams of methane to completely react, I need 64 grams of oxygen. methane को completely react करने के लिए मुझे 64 grams of oxygen चाहिए. And when I'm having 16 grams of methane and 64 grams of oxygen, I can always calculate how much is the CO2 form. The CO2 form will be 44 grams. And the water produced is 36 grams. So suppose I want to find out, मुझे किसी रिएक्शन में 440 ग्राम CO2 चाहिए. So I can accordingly calculate and plan reaction for it.
अकॉर्डिंगली हम मीथेन और ऑक्सीजन की अमाउंट मॉडिफाई करके रिएक्शन को प्लान कर सकते हैं। तो ये जो मैं कैलकुलेशन बता रही हूँ एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन के लिए, इसको स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन कहते हैं, and which is clearly linked to mole. It is clearly linked to mole. Any doubt till here? No, ma'am. Always have a mole ratio. Mole से mass ratio आ गया, mass से number of molecules भी आ जाएंगे, volume भी आ जाएगा। volume किसका आएगा? मीथेन, ऑक्सीजन और CO2 का आएगा, क्योंकि ये gases है। So I can say that this 16 gram methane is 22.4 liters at STP, and this will be 44.8 liters at STP, and this will be 22.4 liters at STP. And we cannot comment here on volume of water, as water is not in gaseous state. Is that clear to you? समझ में आ रहा है सबको? Yes, ma'am. ओके, तो देखो पर अगर हीट सप्लाई करेंगे तो वाटर गैसियस स्टेट में रहेगा ना? बेटा हमेशा रहेगा क्या? 30 डिग्रीज में भी हीट सप्लाई होती है, 40 में भी होती है। वाटर गैसियस में रहेगा? वाटर गैसियस में जाने के लिए हमारा टेम्परेचर 100 से ऊपर चाहिए ना, तो मैंने लिख के दिया है यहाँ पे वाटर लिक्विड, मतलब नहीं है गैस, मतलब टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं है। आप खुद से अज्यूम नहीं कर सकते वाटर की फिजिकल स्टेट। Either it has to be given in the problem or somebody has to tell you the temperature. Only when the temperature of the reaction is above 100 degrees Celsius, then only you can assume physical state of water to be gaseous. Is that clear to you? Okay, ma'am. Thank you. ये एक बैलेंस रिएक्शन मैंने लिखी। बैलेंस रिएक्शन से मुझे मोल रेशियो मिल गया, उससे मास का रेशियो आ गया और वॉल्यूम का रेशियो आ गया। एंड आई एम इन पोजीशन टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस। अगर इसमें से किसी भी एक का मुझे मास दिया है तो बाकी सबका मास कैलकुलेट हो जाएगा। इसमें से किसी भी एक का मुझे मोल्स दिए हैं प्रॉब्लम में, तो बाकी सबके मोल्स कैलकुलेट हो जाएंगे। इज एवरीबॉडी गेटिंग इट? So copy this. I'm asking a very simple question based on this reaction to you. Ma'am, someone is sharing screen.
हो गया क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो कैसे करेंगे हम? 64 ग्राम्स ऑफ मीथेन दिया है, तो मुझे मोल्स निकालने पड़ेंगे 64 ग्राम्स। तो पहले स्टोइशियोमेट्री क्या कहती है? स्टोइशियोमेट्री कहती है अगर मीथेन तुम्हारा 1 मोल है तो CO2 1 मोल बनेगा और वाटर 2 मोल्स बनेंगे, राइट? तो स्टोइशियोमेट्री से यू नो सिंस 1 mole of methane will give 1 mole CO2 and 1 mole of methane is going to give 2 mole water. राइट? तो अभी बस मुझे यहाँ पे मोल्स कैलकुलेट करने हैं। ये 1 मोल है, यहाँ पे 64 ग्राम्स दिया है। So 64 grams upon gram molecular mass of methane. So I'm having 4 mole of methane. तो 4 mole of methane से CO2 कितना बनेगा? 4 mole CO2. Is that clear to you? And 4 mole CO2 means 4 into 44 grams of CO2. So that is going to be 176 grams of CO2. 1 mole methane gives 2 mole water. So I will say therefore your 4 mole methane is going to get 8 mole water, and 8 mole water will be 8 into 18. 144 grams. Yes, beta, 144 grams. grams of water. So is this type of simple stoichiometric problem clear to everybody? Yes, ma'am. ये सिंपल प्रॉब्लम सबको समझ में आ रहा है? मैं आप क्या करो? टू एन माइनस So I'm giving you couple of more simple problems जिसमें तो अभी देखो how do you know कि ऐसे रिएक्शन लिखे सॉल्व करना है? Obviously प्रॉब्लम में किसी रिएक्शन के बारे में डिस्कशन होगा। आपको प्रॉब्लम पढ़ के समझ में आएगा कि the problem is talking about some reaction which you have to write. So I'm giving some simple problems. 2-4 प्रॉब्लम कर लेते हैं so that we understand more about it.
solve stoichiometry problems, write balanced chemical equation, and then start solving. मैम कैल्शियम का एटॉमिक वेट क्या होता है? बेटा 40 होता है. मैम फर्स्ट का आंसर आ गया. हाँ मैम 56 ग्राम्स है.
मैथ हो गया? तो पहले केस में हमको बैलेंस रिएक्शन लिखनी है। लाइमस्टोन क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। So we will write a reaction for thermal decomposition of calcium carbonate giving calcium oxide and CO2. अब इस स्टोइशियोमेट्री के प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ऐसे हो सकता है कि जो रिएक्शन इन्वॉल्व है वो आपको शायद नहीं आ रही है। So if the reaction involved you cannot understand, then you can Google it out at this stage. Because अभी पूरा केमिस्ट्री आपको सिखा के नहीं हुआ है, तो सारे रिएक्शंस आपको नहीं आ रहे। बट एक बार आपको बैलेंस केमिकल रिएक्शन मिल गई तो उसके आगे का कैलकुलेशन आपको आ जाना चाहिए। तो अभी ये कैलकुलेशन क्या बता रहा है आपको कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल है तो ये भी 1 मोल है। लाइमस्टोन 1 मोल, क्विक लाइम 1 मोल। 1 मोल का मास है 100 ग्राम्स। Gram molecular mass of calcium carbonate is 100 grams and calcium oxide is 56 grams. So meaning is I get 56 grams of calcium oxide if I am heating 100 grams of calcium carbonate. So now this problem simply reduces to a cross multiplication. 56 grams of calcium oxide we get from 100 grams calcium carbonate. So to get 100 kg, इसको मैं grams में convert कर लेती हूँ. So to get these many grams of calcium oxide, how much is calcium carbonate required? So it will be 100 into 10 raised to 3, again into 100 and upon 56. This will be the answer. Now based on what are the options given? 178.6 kg. तो जो ऑप्शंस आपको दिए होंगे बेटा वो ग्राम्स में है कि किलोग्राम्स में है, वो अकॉर्डिंगली देख के हम आंसर लिख सकते हैं। यूनिट अकॉर्डिंगली ऑप्शन में देख के लिखो। यहाँ पे आंसर मेरा 10⁻³ पावर ग्राम्स में आएगा, जिसको मैं 178.6। So I can say this is 178 kilograms also. मैम सेकंड का आंसर भी आ गया। हाँ बेटा, तो सेकंड के लिए हमको इथाइल अल्कोहल के कंबशन की रिएक्शन लिख के बैलेंस करना है ना? हाँ। So we write the balance reaction for ethyl alcohol combustion.
right? So I wrote a balance equation. अभी किसको कनेक्ट करना है? इथाइल अल्कोहल एंड CO2 को. तो बैलेंसिंग कह रहा है कि 1 मोल इथाइल अल्कोहल है तो उससे 2 मोल CO2 बनेगा और 2 मोल CO2 मतलब 88 ग्राम CO2. तो 88 ग्राम CO2 के लिए व्हाट विल बी द अमाउंट 1 मोल? तो 1 मोल का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 46 ग्राम. तो आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम is simply going to be 46 grams. On burning 46 grams of ethyl alcohol, we will get 88 grams of CO2. All clear? So I'm giving you next problem. So jump right next problem.
अगला प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? मैम हाँ बोलो बेटा। एफी का मास कितना है? Fe is 56 बेटा। ओके तो देखो जिसको नहीं समझ रहा है मैं समझा रही हूँ। हेमेटाइट क्या होता है? आयन हो रही है, इस ओर से हमको Fe2O3 मिलेगा एंड देन वी विल डू एक्सट्रैक्शन, जिसमें बहुत सारी रिएक्शंस इन्वॉल्व है, बट अल्टीमेटली Fe2O3 से हमको Fe मिलेगा। अभी इसमें हमको क्या क्या बताया गया है? फर्स्ट थिंग दैट इज टोल्ड टू अस हियर इज hematite to Fe2O3. A specimen sample of hematite contain 20% Fe2O3. का मतलब क्या है? ये 100 ग्राम्स है तो ये कितना होगा? जस्ट 20 ग्राम्स। अभी हमारे पास 1 टन है, so 1 ton is I am having 1000 kg. So they have given us hematite 1 ton. 1 ton is 1000 kg. तो 1000 kg hematite में Fe2O3 1000 kg के 20% ही रहेगा, तो I am having just 200 kilogram of Fe2O3. तो 1 टन सैंपल में Fe2O3 200 किलोग्राम्स रहेगा। यहाँ तक समझ में आया प्रॉब्लम आपको? अभी देखो Fe2O3 to Fe की रिएक्शन अगर मुझे लिखनी है तो आई क्लियरली अंडरस्टैंड कि इफ दिस इज 1 मोल, प्रोडक्ट में Fe तो 2 मोल ही आएगा और जो भी बने, बट Fe के मोल्स 2 मोल होंगे। So starting with 1 mole Fe2O3, there will be 2 moles of Fe. Now what is the mass of 1 mole of Fe2O3? Fe is 56, oxygen 60, 112 160 grams, right? Molecular mass.
Fe2O3 का मॉलिक्यूलर मास 160 ग्राम्स है। तो Fe2O3 अगर 160 ग्राम्स है तो उससे Fe कितना मिलेगा? 112 ग्राम्स। यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, ma'am. So now just one cross multiplication and your problem will get over. So I will simply say since 160 gram Fe2O3 gives 112 gram Fe. Therefore, 200 into 10 raised to 3 grams Fe2O3 will give how many grams of Fe? And one cross multiplication to solve this problem. Fourteen into 10 raised to 14 into 10 raised to कितना आ रहा है बेटा? 4. Grams. तो अकॉर्डिंगली kg टन जिस किसी में आंसर लिखना है लिख सकते हो. दिस इज 0.14 टन. ये परसेंट वाला कंसेप्ट समझ में आया? मैं ये परसेंट वाला कंसेप्ट थोड़ा और समझाती हूँ आपको. तो देखो ये परसेंट यहाँ पे जो है they can give you in the problem something called as percent purity or percent impurity. तो ये भी मैं समझा देती हूँ. What is percent purity? Excuse me, ma'am. बोलो बेटा. Ma'am, how did you get 200 kg? How did I got 200 kg? The problem says hematite contains 20% Fe2O3. Yes, So I ma'am. just calculated 20% of 1000 kg. Okay, ma'am, understood. समझ में आया? Yes, ma'am. Anyone still having any doubt in this problem? No, ma'am.
Okay, so see percent purity का मतलब क्या है? If I say that I am having a silver wire and which is 80% pure, या a 10 gram silver wire 80% pure. तो उसमें कोई मुझे बताएगा सिल्वर कितना होगा? 8 ग्राम। 8 ग्राम मतलब 10 ग्राम तो है वो वायर, बट उसमें सिल्वर 10 ग्राम नहीं है। सिल्वर सिर्फ कितना है? 80%. So if I have to understand how much is the silver present in this, it will be simply 80% of 10 grams and that will be 8 grams. या if I say percent impurity, तो एक तो purity दे सकते हैं या impurity दे सकते हैं. So if I say I'm having 1 gram gold with 35% impurity, how much gold is present in it? 0.65 grams. Yes, मतलब 1 ग्राम में से 0.35 impurity है other than gold है, तो हमको 1 ग्राम में से 0.35 निकालना है और जो बचेगा वो impurity है. तो 35% ऑफ मुझे क्या निकालना है? 1 ग्राम, तो 0.35 ग्राम impurity है और जो रिमेनिंग होगा वो 0.65 ग्राम्स क्या होगा? आपका प्योर गोल्ड होगा. तो ये परसेंट प्यूरिटी इम्प्यूरिटी समझ में आया? अभी देखो इसको स्टोइशियोमेट्री से कनेक्ट करके प्रॉब्लम देती हूँ. So I'm giving you a problem which is connecting this percent purity and stoichiometry both together. हाँ. बता. कौन सा नंबर है बेटा प्रॉब्लम का? ये आयन वाला प्रॉब्लम का नंबर कितना था? 4. ओके.
तो अभी इसमें समझना क्या है, समझना ये है, उन्होंने पूछा है परसेंट प्योरिटी, इसका मतलब ये 6 ग्राम जो सैंपल है उसमें पूरा का पूरा 6 ग्राम KClO3 है ही नहीं. It is not having 6 grams of KClO3. This is basic. तो ये 6 ग्राम में KClO3 कितना है और इम्प्योरिटी कितनी है, ये आपको समझना पड़ेगा और उसी से आपकी प्योरिटी का आंसर आ जाएगा. कुछ जमा मैम के का मास क्या है? पोटेशियम इज 39 बेटा. तो इसमें सबसे पहले आपको KClO3 की बैलेंस रिएक्शन लिखनी है. So this is potassium chlorate. On heating will give you KCl and oxygen. तो इसके बैलेंसिंग से क्या समझ रहा है, ये जब ये 2 मोल होता है तो ये 3 मोल होता है. मास में लिखना है तो KClO3 का मोलार मास 122.5 ग्राम्स है. सो दिस इज लाइक 245 ग्राम्स. अगर KClO3 है तो हमारा ऑक्सीजन 3 मोल्स मतलब 96 grams मिलेगा. So what I am trying to find out,
आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट कि ये जो 1.9 ग्राम ऑक्सीजन यहाँ पे दिया है, ये इतना ऑक्सीजन मिलने के लिए हाउ मच शुड बी द KClO3 in the mixture? So I simply say that since 96 grams of oxygen is obtained from 245 grams KClO3, therefore 1.9 gram oxygen is obtained from how many grams of KClO3? तो आंसर आता है 4.84 ग्राम्स। मतलब 6 ग्राम सैंपल तो है, बट उसमें KClO3 कितना है? 4.84 ग्राम्स। तो इसकी हमको अभी परसेंट प्यूरिटी निकालनी है। So how do we do that? I will simply say since 6 gram sample contains 4.84 gram KClO3. So therefore 100 gram sample will contain how much KClO3? So this is what is your percent calculations. मैम 80.8 कैसा आया? कितना आ रहा है फिर? 80.67 आ रहा है। ओके, अच्छा। हाँ, 80.67 ही आ रहा है। परसेंट प्यूरिटी इम्प्यूरिटी कंसेप्ट समझ में आया? तो इसमें परसेंट प्यूरिटी 80.67 आ गई। परसेंट इम्प्यूरिटी पूछा था तो 100 माइनस दिस is going to be percent impurity here. So giving you one more problem.
Try solving. Ma'am, got it. क्या रहा है मोल कंपोजिशन? 67.4% MgCO3 and 32.6% MgO, या फिर 8.4 ग्राम of MgCO3 and 8.4 4.06 ग्राम of MgO. हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। तो इसमें समझना क्या है कि ये मिक्सचर है, बट इसमें से मैग्नीशियम ऑक्साइड को हीट करेंगे तो कुछ नहीं होता, ये ऐसे ही रहेगा। बट जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है, that on heating will give you magnesium oxide and carbon dioxide. तो लॉस इन वेट जो दिया है 4.4 ग्राम, लॉस इन वेट क्योंकि गैस निकल गया, इसका वेट दिया है। तो इसके वेट से क्या समझेगा आपको? मैग्नीशियम कार्बोनेट का वेट, से दिस इज 1 मोल, दिस इज 1 मोल, राइट? तो 1 मोल होता है 44 ग्राम्स। तो अभी 4.4 ग्राम कितने मोल्स है? 0.1 मोल। सो CO2 इवॉल्व्ड इज 0.1 मोल। का मतलब क्या है कि जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है मिक्सचर में वो 0.1 मोल है। सो आई जस्ट नीड टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ 0.1 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट। So magnesium is 24
and your carbon is 12 and oxygen is 48. So 84 grams है. So 0.1 mole is 8.4 grams. तो मुझे कंपोजिशन मिल गया. कंपोजिशन में मैग्नीशियम कार्बोनेट हो जाएगा 8.4 ग्राम्स और आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा टोटल है 12 ना. सो इट विल बी 4.06 ग्राम्स. अभी परसेंट कैसे निकालेंगे? व्हाट इज परसेंट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट? जो मैग्नीशियम कार्बोनेट की अमाउंट है इनटू 100 अपॉन टोटल, and same will be for magnesium oxide. All clear? मैम फर्स्ट दो लाइन आप वापस समझा सकते हो? बेटा first दो line are two reactions that I have written. यस मैम. तो ये मिक्सचर है जिसको स्ट्रॉन्ग हीट कर रहे हैं, बट मिक्सचर में जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो कुछ चेंज अंडरगो नहीं करता हीटिंग पे. इट इज नॉट अंडरगोइंग एनी थर्मल डिकम्पोजिशन. ओनली मैग्नीशियम कार्बोनेट विल अंडरगो. ओके मैम. तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा मिक्सचर में वो वैसे ही रहेगा और जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है वो रिएक्ट होके मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. अभी प्रॉब्लम में लॉस इन मास दिया है, तो लॉस इन मास इज ड्यू टू दिस गैस. इसके लॉस इन मास से इसके मोल्स आ गए, इसके मोल से मुझे रिएक्शन में मैग्नीशियम कार्बोनेट के मोल्स आ गए. मैम लॉस इन मास CO2 का ही क्यों लिया है? MgO भी तो लॉस हो सकता है. बेटा जो गैस होता है ना उसी का मास लॉस होगा. When I'm heating it before reaction and after reaction. After reaction ये solid है तो ये वैसे ही रहेगा. लॉस क्या हो गया? जो गैस है. हाँ मैम. ओके. तो लॉस रिएक्शन मिक्सचर से निकल क्या जाएगा? गैस ना. और कोई दिक्कत है इस प्रॉब्लम में किसी को? So what do? I take your doubts. Yes ma'am. तो क्या होमवर्क था बेटा आपका लास्ट लेक्चर? बताओ मुझे. मैम मॉड्यूल में 31st क्वेश्चन से लेकर 47th क्वेश्चन तक और असाइनमेंट 3. बट मॉड्यूल के डाउट्स तो कुछ तो डिस्कस हुए ही थे. अभी फर्स्ट क्वेश्चन से ना पूछना. आई एम वेरी श्योर आई हैव डिस्कस सम डाउट फ्रॉम मॉड्यूल. हम So I'm opening module first. 1 to 30 के डाउट तो किए होंगे ना पहले मैंने. हाँ मैम मैं 31st कह रहा हूँ. 31st से लेकर 46. 31st था. 31st से करते कोई दिक्कत नहीं. तो पहले मॉड्यूल के डाउट करते हैं हम, फिर असाइनमेंट के करते हैं. मैम 35. Okay. Give me a sec बेटा. I'm just opening it. 2 minutes. So I'm clearing this side of the board.
टेल मी नंबर्स. 34, ओके 37 and 38. और बोलो. मैम 46, 47 और 43. 39. 35. 35. 33. 33. मैम 42, 43, 44. सब पूछ लो. सब हो गया अभी इसमें. 42, 44 और 45 बच. सब हो गए ना. क्या वाक्य मुझे बताओ. सबका डाउट आता था ना. So first problem that I see here is 33. चलो फटाफट करते हैं. तो 33rd problem क्या कहता है? The atomic weight of a triatomic gas is A. तो triatomic का क्या मतलब है? 3 एटम से बना हुआ है ना. तो I calculate molecular mass of triatomic gas will be 3A. अगर एटॉमिक वेट A है, 3 एटम से बना है, तो मॉलिक्यूलर मास 3A होगा. They just asked us the correct formula for number of moles of gas in its W grams. तो आपका number of moles का formula क्या होता है? Your number of moles is weight in grams upon molecular mass. So it will be W upon 3A. This is 33. Next problem is 34. Number of atoms in 558.5 gram Fe. बेटा ये कितना बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम है. जिस किसी का डाउट है, मोल कंसेप्ट के बेसिक डेफिनेशन पे है. आपको वेट इन ग्राम्स दिया है 558.5 ग्राम्स. आप इससे मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो बाय डिवाइडिंग इट विद एटॉमिक वेट 55.85. तो ये कितने मोल्स आ जाएगा बोलो? 10 मोल्स. और 10 मोल्स में कितने एटम्स है? 10 into Avogadro's number of atoms. So any answer says so. You can take. This is problem number 34 over. Problem number 35 says, how many moles of magnesium phosphate will contain 0.25 mole of oxygen atom? Again, very simple problem based on formula. Magnesium phosphate का formula देखो, Mg3PO4 twice. तो ये फॉर्मूला को देख के क्या समझता है कि अगर ये 1 मोल है मैग्नीशियम फॉस्फेट, तो उसमें ऑक्सीजन के मोल्स कितने हैं? 8. How many moles of oxygen are there? 8 moles. अभी प्रॉब्लम में पूछा है कि अगर वो 0.25 मोल ऑक्सीजन है, तो उसके लिए ये कितना होगा? कैलकुलेट कर सकते हो? Yes. Right, so this is your problem number 35. Your problem number 36 says cortisone is a molecular substance containing 21 atoms of carbon per molecule. The weight percent of carbon in cortisol is 69.98. What is the molecular mass? So again, very simple problem. कार्बन का वेट परसेंट दिया है 36 में. कितना है?
69.98%. तो 69.98 ग्राम जब भी कार्बन होता है तो टोटल मास कितना होता है? 100 ग्राम्स। अभी 21 मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है कार्बन के, मतलब कितना मास एक्चुअल कार्बन का है? 12 into 21 grams of carbon. How much will be the total mass? So this is 12 into 21 into 100 upon 69.98. And this is the answer. So this is what is your problem number 36 done. Your problem number 37 says a partially dried clay mineral contains 8% water. Original sample had 12% water and 45% silica. The percent of silica in partially dried sample is nearly. तो इसमें ये कर क्या रहे हैं? ये सिर्फ सैंपल को ड्राई कर रहे हैं। तो किसी भी सैंपल को ड्राई जब भी आप करते हो, बेसिकली ऐसे क्ले सैंपल्स को, तो उससे सिर्फ जो मॉइस्चर, जो वाटर है वो निकल जाएगा, मिनरल तो वैसे ही रहेगा। ये बेसिक है टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो 37 प्रॉब्लम में ओरिजिनली वाटर का कंटेंट दिया है 12%, ओरिजिनली सिलिका दिया है 45% और ड्राई करने के बाद ये 8% हो रहा है। ये कितना होगा ये पूछा है। सो आई जस्ट अज्यूम दिस टू बी x%। अभी देखो 12 plus 45, दिस इज नॉट 100, मतलब वाटर और सिलिका छोड़ के इस सैंपल में और भी कुछ मिनरल्स है, उनका परसेंट कितना है? 12 plus 45 is 57, so that is around 43%, right? यहाँ तक समझ में आया? Yes. सॉरी 53% आ जाएगा, 43 नहीं 53। मैम 43 है। नहीं 43 आएगा, राइट? अभी x के टर्म्स पे कैन आई नो द परसेंट हियर? इट विल बी 100 minus 8 minus x, तो ये हो जाएगा 92 minus x%। अभी कंसेप्ट क्या है? जब भी आप कोई भी क्ले का सैंपल ड्राई करते हो तो पानी कम हो जाएगा, मिनरल कहीं नहीं जाएगा। मतलब जो मिनरल का रेशियो है 45:43, दिस रेशियो is going to remain same. Solve this for x. सिलिका का भी परसेंट सेम ही रहेगा ना? परसेंट सेम नहीं रहेगा, परसेंटेज विथ रिस्पेक्ट टू अदर्स। अगर पानी कम हो रहा है तो अकॉर्डिंगली परसेंट चेंज होगा, बट दोनों का जो रेशियो है वो सेम रहेगा। तो इसको सॉल्व करो फॉर x। That is what is your problem number 37. Next problem is 38.
तो 38 प्रॉब्लम कहता है अ कंपाउंड कंटेन्स 28% नाइट्रोजन एंड 72% मेटल। तो नाइट्रोजन का परसेंट दिया है 28 और मेटल का परसेंट दिया है 72। एंड देन इट फर्दर सेज बाय मास, ये बाय मास है। 3 atoms of the metal combine with 2 atoms of nitrogen। तो इसका फॉर्मूला है 3 atoms of metal combines with 2 atoms of nitrogen। ये इस कंपाउंड का फॉर्मूला है। The atomic mass of metal is। तो अभी जो एटॉमिक मास मेटल का होगा उसको मैं x अज्यूम कर लेती हूँ। ओके तो अभी इसमें देखो मैं इक्वेशंस निकाल के सॉल्व करूंगी। I can calculate now the molecular mass in terms of x। तो molecular mass होगा 3x plus 28 और ये 3x plus 28 में 28% क्या है, नाइट्रोजन है। तो इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। देखो टोटल मास मेरा आ गया 3x plus 28 grams। दिस इज 100% और इसका 28% 28 है। So what will be 72% of this? Is everybody getting it? $24 है ना आंसर। हाँ बेटा, तो 3x plus 28 molecular mass आ गया and in this molecular mass the percent of nitrogen जो है, percent of nitrogen का आंसर 28% है। अभी परसेंट ऑफ नाइट्रोजन में हम क्या करते हैं, परसेंट ऑफ नाइट्रोजन में इस मॉलिक्यूल में जो नाइट्रोजन का मास होगा, ओके, उसको जो मुझे पता है कि 28 है, उसको मैं मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करती हूँ एंड मल्टीप्लाई बाय 100 करती हूँ। तो आई विल डू दिस कैलकुलेशन एंड आई विल गेट द वैल्यू ऑफ x। समझ में आ गया? So solve this for x. Then it is directly 42 problem. An oxide of iodine 127 contains 25.4 gram of iodine and 8 gram of oxygen. तो जो भी मास दिया है बेटा उससे मोल्स निकालने हैं और जो मोल्स का रेशो होता है वही फॉर्मूला होता है आपका। So problem number 42, I have been given a weight 25.4 आयोडीन का। तो ये 25.4 को मैं आयोडीन के एटॉमिक मास से डिवाइड करती हूँ। So what answer I will get? Check. Point 2. तो आयोडीन के मोल्स आ गए 0.2 मोल्स and it says I am having in this 8 gram of oxygen। तो
28 ग्राम ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर रही हूँ, तो ये आ गया 0.5. So what is the ratio of I is to O? Is 2:5. So my formula will be I2O5. So this is your problem number 42 getting over. Next problem is problem number 43. Somebody has asked problem number 43, which says an organic compound on analysis is found to contain 0.014% nitrogen if a molecule contains 2 atoms of nitrogen. तो ये मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का ही कंसेप्ट है, बट 2 एटम दिए, एक नहीं पकड़ने, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? परसेंट का मतलब है जब 0.014 ग्राम नाइट्रोजन होता है तो आपका टोटल मास 100 होता है. तो therefore अगर the problem says if a molecule contains 2 nitrogen atom, मतलब 28 ग्राम नाइट्रोजन है, तो ये कितना रहेगा? तो it is simply 100 into 28 upon 0.014 is the answer. So answer will come 200 here. So this is मैम your ये problem. मैम 20,000 आएगा ना ये? 20,000 आ रहा है. 2 लाख आएगा. 100 into 28 करना है हमको. यस मैम 2 लाख आ रहा हूँ. अच्छा 10 raised to नीचे -3 है, sorry, and divided by 0.014. हाँ ये 2 लाख आ जाएगा. टू लाख आ रहा है, मैंने 14 दिया. So this is your problem number 43 getting over. Next out, somebody asked problem number 44. So the chloride of metal contains 71% chlorine by weight and the vapor density of it is 50. The atomic weight of the metal will be. तो वेपर डेंसिटी से क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास. योर मॉलिक्यूलर मास will be 50 into 2, 100 grams per mole. और इस 100 grams per mole में 71 जो है वो क्लोरीन का मास है. तो एटॉमिक वेट ऑफ मेटल कितना होगा? तो 100 minus 71, simply 29 grams is going to be the atomic weight of metal. Problem number 45 says, ये वेपर डेंसिटी ऑफ एयर आज मैंने क्लास में सॉल्व किया. नेक्स्ट प्रॉब्लम हम 44 problem. रिपीट कर सकते हैं एक और बार? बेटा मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया, 100 आया. हाँ मैम. 100 में 71% क्लोरीन है, मतलब 71 ग्राम क्लोरीन है. हाँ उसको निकाल दिया तो ओके. बचेगा किसका मास? ओके मेटल मैम. का. हाँ तो 45 आज क्लास में सॉल्व किया मैंने. वेपर डेंसिटी ऑफ एयर का प्रॉब्लम.
प्रॉब्लम नंबर 46 कहता है डेंसिटी ऑफ क्लोरीन रिलेटिव टू एयर, सो यू कैन कैलकुलेट. ये सब क्यों डाउट आ गए? Density of chlorine, vapor density of chlorine with respect to air will be molecular mass of chlorine upon molecular mass of air, जो कि एवरेज होगा. क्लोरीन होगा 71, एयर होगा आपका 28.8. Solve this. And the last out is problem number 47. This I solved today in the class. Problem number 3 of classwork today is problem number 47. So I did your booklet doubts today. All clear? और ये जो पेपर डेंसिटी के डाउट है ना, वो ऐसे भी आज के लेक्चर के बाद हो ही जाते. So there will be a assignment and there will be a homework coming ahead. अभी देखो 47 के आगे स्टोइशियोमेट्री बुकलेट में स्टार्ट हो रहा है, तो मैं स्टोइशियोमेट्री का कुछ होमवर्क दूंगी आपको और एक असाइनमेंट भी आपको आ जाएगा. So this is what is going to be your homework for today's lecture. Any doubt up to whatever we have done till now? No, ma'am. And next lecture I will continue with stoichiometry. Stoichiometry और पढ़ेंगे हम. It will be doing more in stoichiometry next lecture. मैम ये ग्रुप पे आया है कि बुक्स रिकमेंडेड, तो मैम वो लाना है या नहीं लाना है? वो आप पे है. आपका अगर बुकलेट और असाइनमेंट का काम हुआ है और आपको और प्रैक्टिस करनी है तो आप ले आइए. आपसे बुकलेट और असाइनमेंट ही नहीं हो पा रहे तो आप बुक जमा करके क्या करोगे मुझे बताओ. Right? Yes, ma'am. So it is up to you. Because some students were repeatedly asking us for the reference books we have given. Now you will buy a book only when you're using it, right? So if you feel it is worth buying, if you feel you can use them, you buy, otherwise don't buy. There's nothing compulsion. Your basic material is your booklet and classwork notes that you anyway have. अगर आपका ये सब हो गया है तो आप ले लो एक्स्ट्रा बुक्स. ठीक है? Anything else? Anything else? Anyone wants to talk? मैम तो सीईटी के रेफरेंस बुक्स, सीईटी के रेफरेंस बुक्स की कोई जरूरत नहीं है. ये इतने रेफरेंस बुक कर लेते हैं ना, उसी में सीईटी के प्रॉब्लम हो जाते हैं बेटा. अलग से सीईटी बाय करने की जरूरत नहीं है आपको. ओके मैम. ओके, चलो बाय एवरीबॉडी, सी यू.